हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। आज के इस लेसन में जानते हैं हम लोग भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो मेंशन किए गए हैं, जो आपातकालीन उपबंध है, उसके बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो जो भाग 18 है, जो पार्ट 18 है हमारे संविधान का, उसमें कई सारे प्रोविजंस जैसे कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ऐसे मुख्यतः 3 ऐसे इमरजेंसीज जो आपातकालीन स्थिति है उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो जो बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरीज है, जो मुख्य जो हम लोग प्रकार देख सकते हैं इन सारे उपबंधों का, वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले है कि कितने तरीके की इमरजेंसी होती हैं। तो बेसिकली 3 तरीके का इमरजेंसी होता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद जब भी ये इमरजेंसी, ये भी जो आपातकालीन स्थिति को जब राष्ट्रपति द्वारा जब प्रोक्लेम किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस में, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में क्या उनका इफेक्ट होता है। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये आर्टिकल 352 जो हमारा अनुच्छेद 352 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसका विवरण दिया गया है। और जो दूसरा प्रकार का इमरजेंसी है उसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। और ये जो अनुच्छेद 356 है हमारे संविधान में, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तीसरा जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आर्थिक या वित्तीय आपातकाल बोल सकते हैं, और ये अनुच्छेद 360 में मेंशन किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें क्या प्रोविजंस है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये बेसिकली जब भी हमारे देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, जैसे कि युद्ध के जैसे आसार हो जाएं, या फिर बाहर से कुछ आक्रमण होने का लगे, जैसे कि हमेशा आए दिन हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है वो कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है बॉर्डर पे। तो जो एक्सटर्नल एग्रेशन है या बाह्य आक्रमण जिसे बोल सकते हैं, या फिर भारत के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, जिसे सशस्त्र विद्रोह बोला जाता है, यानी कि यहाँ के कुछ गुट लोग हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो कुछ आर्म के साथ रिबेलियन अगर विद्रोह करने लगे तो उनको निपटारा करने के लिए जो प्रोविजंस मेंशन किए हैं वो हमारे संविधान में आर्टिकल 352 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भारत के जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके पास ये पावर दिया गया है कि वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। और किस किस कंडीशंस पे? तो पहला है कि वॉर के कंडीशन में, दूसरा है बाह्य आक्रमण के कंडीशन पे, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि ये जो आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है, इसे भारत के संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि आंतरिक अशांति है, वो मेंशन किया हुआ था हमारे संविधान में, लेकिन इसका मिसयूज हुआ, इस वर्ड का काफ़ी मिसयूज हुआ। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब एक इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था लगाई तो उस समय इसका काफ़ी मिसयूज हुआ। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है उसको वहाँ पर डाला गया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है जब उसे लगेगा कि अब युद्ध होने वाला है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर युद्ध स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही इमरजेंसी लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसे आसार भी लगता है युद्ध का, तब भी वो नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अभी फिर देखते हैं कि नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी में जो भारत में है वो कितनी बार लगाया गया है। तो अभी तक टोटल भारत में आज़ादी के बाद टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है 1962 में चाइना वॉर के साथ। जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे लगाया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी बीच वापस से जब पाकिस्तान के साथ वो युद्ध हुआ 1965 में, तो ये आपातकाल की जो स्थिति है, ये हालत बने ही हुए थे। तो ये कॉन्टिन्यूअस जो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो कंटिन्यू कर गया था। उसके बाद फिर से 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हमारा, तो उस समय फिर से नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया। और तीसरी बार लगाया गया 1975 में, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से था। यानी कि भारत के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक माहौल पैदा हो गए थे, जिसे उस समय की जो तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने सोचा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफ़ी क्रिएट हो चुका है और इसके लिए नेशनल इमरजेंसी का लगाना जरूरी हो गया है। तो उस वजह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। और इसमें इनके जो भी पॉलिटिकल, जो भी राजनीतिक मतभेद के जो भी लोग थे, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया और उनका फंडामेंटल राइट्स, जो उनका जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन हुआ था। तो ये सबसे एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। ये सबसे ज़्यादा इसके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ब्लेम भी किया जाता है कि उन्होंने मिसयूज़ किया था नेशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, जो अनुच्छेद 352 में जो है, इसका मिसयूज किया था।
तो फिर देखते हैं कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या सब प्रावधान किए गए, भारत के संविधान में क्या सब संशोधन किए गए। तो जो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद ऐसे बहुत सारे प्रावधान को ऐड किया गया, जोड़ा गया हमारे संविधान में, जो कि इसके सेफगार्ड्स, जो कि इसके दुष्प्रभाव, जो कि इसके मिसयूज को रोक सकता है। जैसे कि सबसे पहले कॉन्करेंस ऑफ कैबिनेट रिटेन रिकमेंडेशन, यानी कि अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है, नेशनल इमरजेंसी, तो वो अपने मन से नहीं लगा सकता है। उसके लिए एक कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा केंद्र सरकार का, जो हमारा प्रधानमंत्री है, उसके जो कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल हैं, उनको लिखित रूप में देना होगा कि यस, हमारे देश में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, या तो बाह्य आक्रमण में, या फिर हमारा कुछ युद्ध होने वाला है, या फिर हमारे देश में आर्म्ड रिबेलियन होने की संभावना है। तो ऐसे में जब वो लिखित रूप से देंगे तब वो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करेंगे। तो सबसे पहला चेंज ये लाया गया। दूसरा, रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि इसके पहले जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज किया गया। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू को ऐड किया गया, यानी कि इसके पहले क्या था कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हमारा जो भी पार्लियामेंट में जो भी लॉ बन रहा है, जो भी कानून बन रहा होता है, तो उसे जो हमारा जुडिशियरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ये, और अगर ये पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जो भी कानून बन रहा होता है उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे रिव्यू कर सकता है कि वो सही है कि नहीं, वो संवैधानिक है कि नहीं। अगर वो गैर संवैधानिक है तो उसको वापस हटाया जा सकता है। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो ऐसा था पहले से प्रावधान कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं रखा गया था। डेट मीन्स कि न्यायिक समीक्षा उस पर लागू नहीं था। लेकिन जो 44वां अमेंडमेंट आया उसने जुडिशियल रिव्यू को वापस से एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब है कि अगर नेशनल इमरजेंसी अगर किसी गैर संवैधानिक तरीके से अगर लगाया जाएगा तो उसे हमारा जो जुडिशियरी है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, वो उसके ऊपर समीक्षा कर सकता है। इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, जिसे विशेष बहुमत बोलते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब इसके दो कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कि एक तो मेंबरशिप ऑफ द हाउस जितने हैं उसका 50% + 1 वोट होना चाहिए, 50% + 1। और दूसरा 2/3 लोग जो हैं, 2/3 जो लोग हैं, वो जिस समय वोटिंग होगा उस समय प्रेजेंट होंगे और वो वोट करेंगे उसके फेवर में, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं लगाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले उसे एक रिटन रिकमेंडेशन होने की जरूरत है कैबिनेट से, और उसके बाद उसे 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव करना पड़ेगा विथ स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि जो पार्लियामेंट जो हमारा है उसके 2 हाउस होते हैं, एक है राज्यसभा जिसे अपर हाउस बोलते हैं और एक है लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोलते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है तो ये प्रस्ताव दोनों हाउस में जाकर के स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से जब पास होंगे तभी वो फिर से कंटिन्यू हो पाएगा नेशनल इमरजेंसी। अगर ये दोनों हाउसेस में अगर वो पास नहीं हो पाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसे वापस लेना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल को अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो उसे फिर से पार्लियामेंट का दोनों सदन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि फिर से अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना है तो दोनों हाउस में, दोनों सदनों में एक फिर से प्रस्ताव डाला जाएगा कि इसे राष्ट्रीय आपातकाल को 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है और उसे फिर से स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। उसके बाद अगर राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना है तो ये पावर लोकसभा को दिया गया है कि अगर वो एक रिजोल्यूशन पास कर दे प्रस्ताव, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से, जो सामान्य बहुमत है, अगर उससे पास कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो हमारे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि हमारा जो फेडरेशन है हमारे भारत में, वो संघवाद जो है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट है और कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट है, तो इनके बीच में संविधान ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी होगा तो ये पावर जो है मोस्टली सेंटर के पास चले जाते हैं, जो हमारी केंद्र की सरकार है उसके पास चले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस हैं किसी भी मैटर पे वो सेंटर के पास चला जाएगा। यानी कि एक हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी लिस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है उस पर कानून पास करना या फिर उस पर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना। और जो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उस पर हर एक राज्य सरकार को उस पर कानून बनाने का या फिर उसे
पालन करने का अधिकार होता है और कंकरेंट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन है तो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ है वो यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकती है या फिर लॉ बना सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपातकालीन की स्थिति है तो उस समय सेंटर जो है उससे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है। दूसरा, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यानी कि जो भी स्टेट लिस्ट है, अभी मैंने आपको बताया, उसमें जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय है, उसके ऊपर हमारा जो संसद है वो उस पर कानून बना सकता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। जब नेशनल इमरजेंसी हट जाएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा, तो उसके 6 महीने के अंदर ये जो कानून बनाए गए थे वो भी अप्रभावित हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो इमरजेंसी के समय जो आपातकालीन व्यवस्था जो की गई, जो भी कानून बनाई गई, उनका 6 महीने के अंदर उनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा अगर इमरजेंसी हट गया। तीसरा है, जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी रेवेन्यूज़, जो भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वो मॉडिफाई, उसको चेंज कर सकते हैं आपातकाल के समय। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है, जो हमारे विधानसभा जो है, उनका जो टेन्योर जो होता है, उनका जो कार्यकाल जो होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है। लेकिन इमरजेंसी के समय इसको 5 साल के जगह पे उसको बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है जब तक इमरजेंसी लगा हुआ है। लेकिन जब एक बार इमरजेंसी हट जाएगा तो जो लोकसभा का जो टेन्योर बढ़ाया गया था, उसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था, या फिर किसी राज्य का जो असेंबली, जो विधानसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था, उसे वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का जब नेशनल इमरजेंसी जो भारत में लागू होता है। इसके साथ साथ जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसका इफेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स पे, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उस पर भी इसका काफ़ी अफेक्ट होता है। तो जो भारत में की जो संविधान है उसमें आर्टिकल्स 358 और 359 जो है, इसमें इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो जो आर्टिकल 358 है ये क्या बोलता है कि जब भी हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर, तो उस समय आर्टिकल 19 जो है हमारा वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 में क्या है इसमें, तो जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हमारी जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इसमें टोटल 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में। तो ये अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे, यानी कि उस समय आप ये कोर्ट में नहीं जाके बोल सकते हैं कि इन्होंने मेरे बोलने के अधिकार को छीन लिया है या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो अगर नेशनल इमरजेंसी इन 2 ग्राउंड्स पे लगते हैं, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन पे, तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, वो अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे और वो उस समय कार्यरत नहीं होंगे। इसके बाद जो आर्टिकल 359 है, इसमें क्या है कि कुछ और भी फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे देश में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक आर्टिकल 19 जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके अलावा और भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 जो है, तो ऐसे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो उसके लिए प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा कि चूंकि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तो ये सारे जो भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसको सस्पेंड किया जाता है, इनके इन्फोर्समेंट को। यानी कि आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे इन अधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि वो अधिकार उस समय भी रहेंगे लेकिन उनका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, यानी कि कोर्ट द्वारा उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 जो है, जो कि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का जो अधिकार है उसको कभी भी नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। और जो आर्टिकल 20 है जिसमें प्रावधान ये है कि आपको किसी क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगा, तो ऐसे जो भी चीज़ है उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है हमारा, वो है स्टेट इमरजेंसी का, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और ये आर्टिकल 356 यानी कि जो अनुच्छेद 356 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान का, उसमें मेंशन किया गया है। और ये प्रेसिडेंट जो है, इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और राष्ट्रपति ही इसे लगाता है। यानी कि किसी भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो संवैधानिक तंत्र के हिसाब से अगर वहाँ पर सरकार नहीं चल रही है और हमारे राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि वहाँ की जो सरकार है वो ठीक से नहीं चल रही है हमारे संवैधानिक तरीके से, जैसे कि अगर उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है और फिर भी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में, किसी राज्य में लगाता है, तो उसे 2 महीने के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे उसे पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये सिंपल मेजोरिटी से होगा, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी का जो केस है वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में जो होता है वहाँ पे सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी होता है, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी है वहाँ पे
सिंपल मेजोरिटी होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें जो भी हाउस के जो मेंबर्स होंगे, जो प्रेजेंट और वोटिंग जो होंगे, जो वहाँ पे उस दिन उपस्थित होंगे और वहाँ पे वोटिंग करेंगे, वो उनका जो मेजोरिटी होगा वो दोनों हाउस में मिल करके उसको पास कर देंगे। इसके साथ साथ अगर एक बार स्टेट इमरजेंसी लागू हो गया और दोनों हाउस में पास हो गया तो ये 6 महीने तक कंटिन्यू होता है। दैट मीन्स कि एक बार अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा दिया गया और उसके बाद दोनों हाउस ने उसे अगर पास कर दिया, दोनों सदन ने, तो 6 महीने तक वो लागू रहेगा। इसके बाद वो जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में, वो मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। यानी कि आप किसी राज्य में 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी केस में। इसका मतलब ये है कि आप, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये लिमिट नहीं होता, तो कोई भी केंद्र सरकार अगर आती और उसके अपोजिशन पार्टीज़ की अगर सरकार किसी राज्य में है तो किसी तरीके से वो चाहती कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा करके और सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया जाए। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा मेंशन किया गया है कि 3 साल से ज़्यादा आप किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ 2 कंडीशंस भी फुलफिल होने चाहिए। और ये 44वां जो हमारा संशोधन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 1978 में, उसके द्वारा ऐड किया गया था। तो सबसे पहला है कि कंडीशन है कि देश में या किसी राज्य में या किसी भी जगह पे एक नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की भी स्थिति हो देश में। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति नहीं है तो 1 साल से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में आप उसको राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। दूसरा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफाई कर दे कि उस राज्य में जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग जनरल इलेक्शंस नहीं करा सकते हैं, वहाँ पे चुनाव हम लोग विधानसभा के लिए नहीं करवा सकते हैं, हम लोग अक्षम हैं। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में, इन दोनों केसेस के होने के कारण ही 1 साल से ज़्यादा आप वापस उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन किसी भी तरीके से 3 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है। तो जो हमारा राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगता है तो वो उस समय क्या करता है कि वहाँ की जो विधानसभा है, जो स्टेट की जो असेंबली है, उसे या तो सस्पेंड करता है, निलंबित करता है, या फिर उसे डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। निलंबित का मतलब क्या होता है कि कोई भी सदन जो है उसकी कार्यवाही ठप हो गई है, वहाँ पे लोग अभी वहाँ पे किसी भी तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब डिसॉल्व होता है, जब भंग कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि इसके बाद अब फ्रेश इलेक्शंस होंगे, यानी कि फिर से एक चुनाव होगा वहाँ पे, और चुनाव के बाद ही फिर से राज्य में की जो सरकार है उसका गठन होगा। दूसरा है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे स्टेट में गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करने लगता है, हमारे जो राज्यपाल के थ्रू है वो उसके थ्रू स्टेट्स को एडमिनिस्टर करने लगता है, और वहाँ की जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी एग्जीक्यूटिव की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो कार्यपालिका है, उसका सारा भार जो है प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और वो गवर्नर के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू उसको सारे चीज़ों को देखभाल करता है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो है वो उस समय अध्यादेश पारित कर सकता है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस राज्य की जो भी गवर्नेंस है उसको चलाने के लिए। अध्यादेश का मतलब होता है कि प्रोमलगेट, जो आर्टिकल 123 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 जो है, वहाँ पे ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि अगर हमारा जो संसद है उसका अगर 2 हाउस सेशन में नहीं है और ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि किसी कानून को बनाने की ज़रूरत है, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है संविधान के द्वारा कि वो लॉ बना सकता है, जिसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं या फिर अध्यादेश बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल के समय में भी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट चाहे तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है स्टेट के गवर्नेंस के लिए। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि नेशनल इमरजेंसी में कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 में जो राइट्स हैं, और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके और भी कई सारे राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सकता है। तो लेकिन प्रेसिडेंट रूल के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ ऐसा देखा गया है कि जो केंद्र की जो सरकार है वो प्रेसिडेंट रूल्स जो है वो अननेसेसरी कई बार किसी स्टेट्स में लगा देती हैं, और इसका बहुत बार मिसयूज़ भी हुआ है। मिसयूज कैसे होता है? तो जैसे समझो केंद्र की सरकार में अगर किसी दूसरे पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है और उन दोनों के बीच में मतभेद है, तो किसी न किसी तरीके से केंद्र की सरकार वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी। तो इसका मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है, जिसे SR बोम्बई जजमेंट बोलते हैं, 1994 का सुप्रीम कोर्ट का। तो इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं जिसका पालन करना जरूरी है अगर आप किसी भी राज्य में अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा के अंदर आएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो बदनीयति के कारण लगाया गया है, मैलाफाइड मोटिव के कारण लगाया गया है,
तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको निलंबित कर दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन को, और फिर से उस स्टेट की जो भी सरकार थी उसका पुनर्गठन कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट है सर, बम्बई जजमेंट। दूसरा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रोक्लेमेशन किया गया था वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो फिर से जो भी स्टेट की जो गवर्नमेंट को जिसे डिसमिस किया गया था या फिर सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था या फिर भंग किया गया था, उसे वापस से रिवाइव कर दिया जाएगा, उसे वापस से रीस्टोर कर दिया जाएगा, उसे वापस से पुनर्गठन कर दिया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार को ये कहीं ना कहीं मदद मिलेगा जुडिशियरी से, हमारे न्यायालय से, अगर केंद्र सरकार उन्हें अगर किसी भी तरीके से असंवैधानिक तरीके से अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाती है तो। तीसरा है कि अगर किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और ऐसा जरूरत महसूस होता है कि वहाँ की असेंबली को, जो विधानसभा है, अगर उसे भंग करने की ज़रूरत है, तो भंग करने से पहले जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है उसे हमारे संसद के दोनों सदनों में पास किया जाना चाहिए। बिना संसद में पास हुए आप किसी भी असेंबली को भंग नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा 3 मेजर प्रोविजंस जो है एसआर बम्बई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो इससे कई सारे राज्यों को राहत मिली और केंद्र सरकार भी इस मामले में सचेत हो गया कि हम लोग मनचाहे ढंग से किसी भी राज्य में हम लोग प्रेसिडेंट रूल या फिर जिसे राष्ट्रपति शासन है वो नहीं लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो सबसे लास्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी है जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसे आर्थिक या वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, और ये आर्टिकल 360 जो हमारा अनुच्छेद 360 है उसमें दिया गया है, और इसको भी प्रेसिडेंट ही हमारे जो हैं वो प्रोक्लेम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका देने का औचित्य ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जब देश में वित्तीय स्थिरता नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1991 में। उस समय हमारे पास देश को चलाने के लिए जो पैसे की जो ज़रूरत थी वो हमारे पास नहीं थी। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारा जो वित्तीय स्थिरता है वो किसी न बहुत हद तक हमारी ख़राब हो गई थी। तो ऐसे कंडीशंस में जो है हमारा संविधान जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी या आर्थिक या वित्तीय आपातकाल लगाने की घोषणा करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट को देता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर आपको दोनों सदनों से आपको पास करवाना पड़ेगा, और ये सिंपल मेजोरिटी होता है यहाँ पे भी, ऐसा नहीं कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। बाकी जो प्रेसिडेंट्स रूल है या फिर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी का ही कानून होता है। इसके साथ साथ अगर ये आपातकाल की जो स्थिति है, अगर ये दोनों हाउस में अगर पास हो जाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस इनडेफिनेटली, यानी कि ये इसको बार बार प्रस्ताव को फिर से पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6 महीने में या साल भर में। अगर एक बार अगर दोनों हाउस ने, दोनों सदनों ने पास कर दिया कि ठीक है हमारे देश में वित्तीय आपातकाल जैसी सिचुएशन है, स्थिति बनी हुई है, तो अगर वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है और उसके प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो वो हमेशा आगे कंटिन्यू करता रहेगा, और उसको फिर से हटाने के लिए फिर से एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति महोदय वो बोल सकते हैं कि अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि आज तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। हालांकि देश में ऐसे कई बार स्थिति पैदा हुई है जहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है कि जो भी भारत में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के पास या फिर पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं, और वो उसके ऊपर, जैसे कि कई सारे एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं, या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनका जो सैलरी होता है उसे कम किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे मेजर्स भी लिए जा सकते हैं जिससे कि हमारी जो खर्चा है सरकार की उसे कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की जो असेंबली होती है वहाँ पे जो अगर कोई मनी बिल है अगर उसे पास किया जाता है तो मनी बिल को अप्रूव करने के लिए वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय। यानी कि जो भी देश में जो भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ले सकते हैं, और हमारा जो पार्लियामेंट है वो उसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो ये हमारे बेसिकली 3 मुख्यतः जो हैं वो आपातकाल की जो स्थिति है वो हमारे संविधान में दी गई है, और ये अलग अलग पावर्स जो हैं वो सेंटर को, स्टेट्स को दी जाती हैं, प्रेसिडेंट्स को दी जाती हैं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर